मेरे दोस्तों, काफी लोग हमसे सवाल करते हैं, सर हमारी वाइफ ने हम पर झूठी एफआईआर करवा दी है, 498 ए 406 लगा दिया, 323, 354, 376 भी लगा दिया। अब नया कानून आ गया है, सेक्शन बदल गए हैं। तो वो कहते हैं कि हमें हाई कोर्ट में जाना चाहिए क्वासिंग के लिए, या फिर हमें लोअर कोर्ट में ट्रायल फेस करना चाहिए, या हमें करना क्या चाहिए। तो वो कंफ्यूज रहते हैं। अगर हमें क्वासिंग में जाना चाहिए तो चार्जशीट के बाद जाना चाहिए, या चार्जशीट तैयार होने से पहले हमें क्वासिंग में जाना चाहिए। तो आज सारे सवालों का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। मैं हूं ब्रेक चौहान फ्रॉम शौर्य सॉल्यूशन अब। दोस्तों, जैसे आपकी नाम की एफआईआर हो जाती है और आपको लगता है कि ये एफआईआर झूठी है, मैंने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट नहीं किया, तो सबसे पहले आपको भैया एंटीसिपेटरी बेल ले लेनी है। इसके बाद आपको एफआईआर की कॉपी निकलवा लेनी है। पुलिस ऑफिसर दे तो ठीक, नहीं तो आप कोर्ट में जाएंगे और एफआईआर की कॉपी निकलवा लेंगे किसी एडवोकेट को हायर करके। जैसे आपके पास एफआईआर की कॉपी आ गई, उसको पूरी तरह रीड आउट करें, एफआईआर को पूरी तरह पढ़े। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार रीड करे, 4 बार रीड करे, 10 बार रीड करे, पढ़े अच्छी तरह से कि आखिर एफआईआर में क्या मेंशन है। तो आपको एफआईआर में कमियां ढूंढनी है। जो बीवी ने इंसिडेंट बताया है, मेरे साथ मारपीट की गई, दहेज मांगा गया, तो भैया उसने क्या बताया है? स्पेसिफिक एलिगेशन लगाए हैं या कॉमन एलिगेशन लगाए हैं, या ओमनी बसिक एलिगेशन लगा दिए कि मेरा पति मुझे मारता था, मेरे सास ससुर मुझे दहेज मांगते थे, ना देने पर मुझे मारते थे, गाली देते थे। तो इस प्रकार से कॉमन एलिगेशन होते हैं। एक तो स्पेसिफिक एलिगेशन होता है कि भैया मेरे हस्बैंड ने मुझे गाली दी, मेरे ससुर ने मुझे पीटा, उस समय पीटा, इस डेट पीटा, पूरी घटना का ब्यौरा होता है, इंसिडेंट पूरा मेंशन होता है डिटेल में। ठीक है। तो कहकशान कोसर का जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अगर बीवी के साथ कोई भी मिस हैपनिंग होती है, क्रूअल्टी होती है, तो ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते हैं, तो उसको स्पेसिफिक एलिगेशन लगानी पड़ेगी। जी हाँ, उसको स्पेसिफिक चीजें मेंशन करनी पड़ेगी एफआईआर में। ठीक है। पूरी घटना का ब्यौरा देना पड़ेगा। अगर भैया उसके साथ मारपीट की जा रही थी तो कब पीटा, किसने पीटा, क्यों मारा उसको, कौन कौन शामिल थे, हाथ से मारा, डंडे से मारा, और क्या किया उसके साथ, इंजरी कहाँ पे आई उसकी बॉडी में, इंजरी आने के बाद उसने क्या किया। तो ये सारी चीजें इंसिडेंट उसको मेंशन करना पड़ेगा और एफआईआर में लिखनी पड़ेगी। जी हाँ, टाइम, डेट, प्लेस। जी हाँ, कोई भी ऑफेंस कमिट होता है तो ये तो पता होता है ना भैया कहाँ पे हुआ, और ये भी पता होता है किसने किया, और ये भी पता होता है कब हुआ, कितने समय हुआ, सुबह हुआ, शाम को हुआ, दोपहर में हुआ, और उस समय क्या टाइम था। तो ये सारी चीजें पता होती है जेन्युइन होता है तो कोई भी ऑफेंस। ठीक है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो क्या करती है? यही तो चीजें देखती है। ऑफेंस कब कमिट हुआ, किसने किया, क्यों किया, कौन से हथियार से किया, कहां पे किया, कैसे करा, कौन कौन इन्वॉल्व थे, क्या दुश्मनी थी, पैसों में किया, लालच में करा, या सुपारी दी इसकी। इस प्रकार से सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन होती है ना। तो पूरी तरह से आपको एफआईआर पढ़नी है, और जिस इंसिडेंट का उसने ब्यौरा दिया है, और आप उस इंसिडेंट पर आप मौजूद ही नहीं थे, आप कंपनी में थे या आउट ऑफ कंट्री थे, आउट ऑफ स्टेट थे, तो आपके पास कोई भी टिकट हो, अटेंडेंस सीट हो, तो आपको इकट्ठी करनी है वो चीजें, आपको प्रूफ कलेक्ट करने हैं। तो पहले सारी चीजें आपको देखनी है, एफआईआर में कमियां निकालनी है। समझ रहे हो? जी हाँ, पहले ये कमियां देखनी है, टाइम, डेट, प्लेस मेंशन है या नहीं है। एलिगेशन लगाया उसने तो स्पेसिफिक एलिगेशन लगाए या नहीं लगाए, पूरा इंसिडेंट मेंशन किया नहीं किया, एक एक चीज आपको डिटेल में देखनी है। और दहेज मांगा है तो भैया किसने मांगा, फोन पर मांगा, फेस टू फेस मांगा, और दहेज मांगा गया था तो कौन कौन अवेलेबल थे, शादी से पहले दहेज मांगा, शादी के बाद दहेज मांगा। इस प्रकार की चीजें आप एफआईआर में देखो और कमियां निकालने की कोशिश करो। जैसे आप कमियां निकालो तो एक पेपर पर लिखो हर चीज, हर चीज। ठीक है। अब आपको एविडेंस कलेक्ट करने हैं, एविडेंस, सबूत, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, आपके पास गवाह हो, पड़ोसी हो आपका जो गवाही दे सके आपके फेवर में। ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको क्या देखना है कि एफआईआर देरी से हुई या नहीं हुई। अगर देरी से एफआईआर करवा रही है बीवी, तो उसने क्या रीजन दिया है, क्या रीजन दिया है। अगर भैया बीवी आपका 2 साल पहले घर छोड़कर चली गई थी, अब 2 साल बाद वह एफआईआर लॉन्च करवा रही है दहेज की, तो आपको ये देखना है कि एफआईआर में ऐसी
क्या चीज लिखी कि मैं देरी से एफआईआर करवा रही हूँ, तो उसके पीछे क्या रीजन दे रही है। अगर वह रीजन नहीं दे रही है ना, तो इसका मतलब अब वह एफआईआर पास होने लायक है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट हो गया कि भैया बीवी देरी से एफआईआर लॉन्च करवा रही है और उसने कोई भी ऐसा सॉलिड रीजन नहीं दिया कि वह देरी से एफआईआर क्यों करवा रही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या देखना है, बीवी ने 498A 406 सेक्शन लगाए हैं, मतलब ऐसे सेक्शन लगा दिए जिसमें 3 साल तक का पनिशमेंट है। 3 साल पनिशमेंट है, 3 साल के बाद वह एफआईआर करवा रही है, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, समझ रहे हो, कमलेश कालरा वर्सेस शिल्पिका कालरा। तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें बोला था कि बीवी अगर 498A 406 की एफआईआर लॉन्च करवा रही है ऑफेंस कमिट होने के 3 साल के बाद, तो एफआईआर पास होगी। जी हाँ। अब 5वें पॉइंट की बात करते हैं। अगर बीवी की कोई मैलिशियस इंटेंशन है कि भैया बीवी आपसे पैसा ऐंठना चाहती है, या उसका भैया अफेयर चल रहा है, या फिर वह भैया नौकरी करना चाहती है, डिवोर्स इसलिए चाहती है कि मुझे उसको नौकरी मिल जाए, क्योंकि डिवोर्स ले लेगी तो उसको आरक्षण मिल जाएगा और उसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ये मैलिशियस इंटेंशन है कि भैया आप पर 498 का केस कर रही है, 406 मारपीट का केस कर रही है, दहेज का केस कर रही है, डाउरी का केस कर रही है। तो उसकी कोर्ट में इंटेंशन बतानी है कि उसने, आपकी वाइफ ने आप पर एफआईआर क्यों की। समझ लो, किसी के बहकावे में तो आके नहीं की है, क्या उसका बिजनेस तो नहीं है, क्या पता आपको हनी ट्रैप में तो नहीं फंसा दिया था। तो आपको उसकी मैलिशियस इंटेंशन कोर्ट में बतानी है, हाई कोर्ट में, जब आप क्रॉसिंग के लिए जाओगे। समझ रहे हो, तो ये चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है एफआईआर में, और अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं, कॉपी पेन लेने हैं, तो ये सारी चीजें लिखनी है आपको। दोस्तों अब 7वें पॉइंट की बात करते हैं। आपने ऐसा ऑफेंस कोई कमिट किया है जिसमें सजा भैया 1 साल है, ठीक है, लेकिन बीवी ने तो भैया गलत सेक्शन में आप पर कार्रवाई करवा दी। समझ रहे हो, मतलब आपने नॉन कोग्निजिबल ऑफेंस कमिट किया था, लेकिन कोग्निजिबल ऑफेंस में आपके खिलाफ एफआईआर हुई है, सेक्शन लगे हैं, तब भी आप हाई कोर्ट में क्रॉसिंग के लिए जा सकते हैं। समझ रहे हो, जैसे कि आपने भैया बीवी को एक थप्पड़ लगा दिया था और आपके खिलाफ 498A में डाउरी में एफआईआर लॉन्च हो रही है, तो एक थप्पड़ लगाना तो इसमें 323 लगता है या डोमेस्टिक वायलेंस लगेगा, लेकिन 498A तो नहीं लगेगा ना, डाउरी एक्ट नहीं लगेगा। तो अगर ये सेक्शन लग गए हैं तो आप क्रॉसिंग में जा सकते हैं। दोस्तों ये है पॉइंट, 7 पॉइंट मैंने आपको बताए। पहले आपको एफआईआर पढ़नी है, टाइम डेट प्लेस देखना है कि मेंशन है नहीं है, इंसिडेंट जो स्पेसिफिक इंसिडेंट उसने मेंशन किया नहीं किया, डिटेल में चीजें डाली या नहीं डाली। सेकंड, एफआईआर देरी से क्यों करवाई है और उसने कोई रीजन नहीं बताया। थर्ड, अगर भैया 3 साल के बाद वह 498 में 406 में एफआईआर लॉन्च करवा रही है, या फिर ऐसा उनके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है उनके पास कि कोर्ट में केस चल सके। तो दोस्तों हमारा मकसद है आपको गाइड करना, बेस्ट एजुकेशन देना, बेस्ट नॉलेज देना। दोस्तों अलग अलग केस की अलग अलग सरकमस्टांस, सिचुएशन, कंडीशंस होती है, हमें नहीं पता, वी डोंट नो तो आपके केस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, आपका एडवोकेट कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास जो भी एविडेंस है, जो चीजें मैंने आपको बताई, जो पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताई, पहले आप अपनी एफआईआर निकाले, पढ़े, अच्छी तरह से रीड आउट करें। ठीक है, एक अच्छे से एडवोकेट को हायर करके क्रॉसिंग में जाए। जी हाँ, आप उसी एडवोकेट को हायर करें जो कहे कि मैं क्रॉसिंग करवा सकता हूँ। जब उस एडवोकेट को यह कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं एफआईआर मैं क्रॉस करवा सकता हूँ, तो भैया वो क्रॉस करवा भी नहीं सकता, अगर उसको विश्वास नहीं है कि मैं एफआईआर क्रॉस करा सकता हूँ। जो कॉन्फिडेंट हो, जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो क्रॉसिंग का, जो भैया 498 की उसने क्रॉस करवाई है एफआईआर, उन्हीं को हायर करें। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।